ऑपरेशन का हेड मैं था। ये नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान की सलामती का एजेंडा है। एजेंडे से, सिक्योरिटी से, सलामती से कोई सियासत नहीं खरीदा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल। साल का आखिरी दिन, और अगर हमें सही याद पड़ता है पिछले साल इसी वक्त हम ये समझ रहे थे कि हमारी कौम हर तरह के कन्फ्यूजन से बाहर निकल गई है। अब वो जो गुड तालिबान, बैड तालिबान, क्या ये हमारी जंग है, क्या ये हमारी जंग नहीं है, इस तरह के तमाम कन्फ्यूजन से हम दूर हो चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा भी साल का आखिर है और ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन से बाहर आए हैं, बल्कि नए मुगालतों ने जन्म लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो 2-3 सवाल हैं, आज के इस प्रोग्राम में उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि कौन कप्तान है इस ऑपरेशन का, खुसूसन कराची ऑपरेशन का। ये एक कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अचानक से तकरीबन 2 साल इस ऑपरेशन के चलने के बाद कराची ऑपरेशन पे भी सवाल उठा दिया सिंध हुकूमत ने, और साथ ही साथ ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान दर हकीकत नून लीग का प्लान है और उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम विफाक की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन की कोई कमी नहीं पाई जा रही। सबसे पहले चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले तो तकरीबन 49 के करीब उनसे सवालात किए गए सेनेट में कि क्या पाकिस्तान में दाइश का वजूद है भी या नहीं, और उनमें से एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहरहाल ब्रीफिंग दी, और दूसरा कन्फ्यूजन जो हमारे सामने क्रिएट किया कि नेशनल एक्शन प्लान में 20 नकात हैं और इनमें से तकरीबन 15 पे काम किया जा रहा है और 5 पे तसल्ली बख्श काम नहीं है। और इसके अलावा भी जो हमारे ज़राए ने और उन्होंने हमें मेन इसके हवाले से नकात बताएं वो आपके सामने शेयर करते चलें। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जी। पूरे साल में तकरीबन कहा जा रहा है कि 65,000 ऑपरेशंस किए गए। इससे रिलेटेड 21वीं तरमीम की गई और हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम हुआ। इसके साथ साथ तकरीबन 1711 टेररिस्ट को इसमें अरेस्ट किया गया है, 300 से ज़्यादा को एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन ये तमाम के तमाम पॉइंट्स एक बड़ी पिक्चर, एक बिग पिक्चर किस तरह बना रहे हैं उसमें अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरा बड़ा हमारा कन्फ्यूजन ये है कि 20 नकात में से 15 पे काम हो रहा है, अब कौन से 5 पे नहीं हो रहा, ये एक सियासी डिबेट की नज़र हो जाएगा। बहरहाल यही सवालात आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ चौधरी साहब, PTI के रहनुमा हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किए, और आज ही के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, PMLN के रहनुमा हैं। आप दोनों को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। जावेद साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाए, आपकी नज़र में वो कौन से 5 नकात हैं जिस पे तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा? चौधरी निसार साहब ने इसकी कुछ वजाहत नहीं की। देखिए, ये आपने इंट्रो में ये कहा कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है इसका कप्तान कौन है, और बिलखुसूस कराची के ऑपरेशन का कप्तान कौन है जी, और कौन से निकात ऐसे हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के उन पर अमल दरामद हो रहा है, और 5 कौन से हैं जिसके निशानदेही खुद वज़ीर दाखिला ने की है जी। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये किसी एक शख्सियत को इसका क्रेडिट नहीं जाता कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है और जुज़वी तौर पर वो कामयाब हो गया है। ये असल में पाकिस्तानी कौम की फ़तह है। पाकिस्तानी कौम की फ़तह का दिन वो पहला था जिस दिन बच्चों के स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा सानया हुआ और पूरी कौम यकजान हो गई, और उसने ये फ़ैसला कर लिया कि जो भी हमारे माजी के अंदर मौक़िफ़ या नैरेटिव रहे हों, आज के बाद नैरेटिव ये है कि दहशत गर्दी की कोई भी किस्म, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, शिद्दत पसंदी की कोई भी किस्म, चाहे वो मजहबी हो या लसानी हो, हम किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। साहब, ये तो आपका और हमारा ये तो हमारा मौक़िफ़ था, लेकिन हम जो समझ रहे थे साल भर में, ठीक है, यकीनन कामयाबियाँ भी बढ़ी रही है, बहुत बड़े बड़े टास्क किए गए। जिस तरह चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि जी सिम्स भी रजिस्टर हुई और गिरफ्तारियाँ भी हुई और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन जो 5 नकात आप समझते हैं जिस पर आप सब ने अग्री किया, जिन पर तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा, वो कौन से हैं? जो 5 निकात उन्होंने कहे हैं, मैंने ज़ाहिर है कि मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन निकात की आपको निशानदेही कर सकता हूँ कि जो जिनके ऊपर काम नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे 10 लाख IDPs हैं जो अभी तक बहुत ही कसमपुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरा, जो फाटा के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी
और उसके लिए बजट मखसूस किया जाना चाहिए था, वो बजट मखसूस नहीं किया गया। तीसरा, आपके इल्म में है कि नेक्टा एक पाकिस्तान का आइनी अदारा है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसको बड़ी अहमियत हामिल है जी। उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ सिरे से, ना उसे उसके लिए कोई बजट मखसूस किया गया, ना अभी तक उसका कोई सरबराह मुकर्रर किया जा सका, ना उसकी कोई वर्किंग सामने आ सकी जी। आपने कहा अलाजल क्यास हम ये देखते हैं कि इजाज़ साहब, इसमें मुझे हैरत हो रही है कि जब इस यानी आई एम श्योर कि आप किसी रैंडम ऑर्डर में ही इनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तरजीहात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मेरे ख्याल में इस बात की निशानदेही होनी चाहिए कि पंजाब में मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ उस तरह एक्शन नहीं हुआ जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे, और इसमें मेरे ख्याल में रजामंद भी नज़र नहीं आते। जिस तरह आप समझते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज़ को डिफेंड किया जा रहा था सेनेट में, ये बात जायज़ है? अच्छा, मैं वैसे तीसरा नुक्ता कह ही यही रहा था कि पंजाब के अंदर यानी उस तरह नहीं इन लोगों के ऊपर गिरफ्त की जा रही जिस तरह की जानी चाहिए थी। हालांकि जो जिनका आपने जिक्र किया है वो पंजाब का हिस्सा नहीं है, वो हमारे फेडरल कैपिटल का हिस्सा है, वहीं वो रहायश पजीर हैं और वहीं वो अपने कार्रवाई वगैरह करते हैं। कार्रवाई से मुराद जो खिताब या जो कोई वो तालीम और तरबियत अपने एतबार से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका तो बराह रास्त जो कैपिटल पुलिस है या वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको नोटिस लेना चाहिए। एक मामूली सा पर्चा इन्होंने उनके ऊपर 506 का दर्ज किया है आप पारा थाने के अंदर, इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं की है। ठीक है जावेद साहब, ये सवाल मैं जावेद साहब के पास ले जाने की कोशिश करती हूँ। जावेद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी भी मेरी भी, उन्होंने तो कहा जी मैं नजूमी तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन उनके ख्याल में जो 5 नकात थे उसका उन्होंने जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कौन से नकात पे तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा? देखिए सिद्रा, मैंने आपकी बात भी नहीं सुन सका और ना एजाज चौधरी साहब की। जो अभी मैं जितना सुन सका हूँ उसके हवाले से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि 2015 को अगर आप पिछले चंद सालों से अगर मुवाजना करें तो ये साल बहुत बेहतर रहा है। मैं इस लिहाज से कहूँगा कि बलूचिस्तान में जो बलोची और जो बलूचिस्तान के रहने वाले पहाड़ों पर थे, आज असला फेंक कर कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख लें, आप फाटा की वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ और मुकम्मल हुआ, उसके बाद आप कराची ऑपरेशन देख लें, इसी तरह आप ज़रब अज़ब को देख लें। और इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो था वो था दहशत गर्दी। दहशत गर्दी में इस साल बहुत हद तक नुमायाँ कमी आई और काफ़ी हद तक अमन की तरफ हम बढ़े। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम के लिए ये साल इस लिहाज से पिछले सालों की निस्बत बेहतर रहा कि पाकिस्तान अमन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखें, जहाँ तक आप मैंने जो सुना कि क्या कुछ रह गया, ये तो नहीं मैं कह सकता कि इस साल जो चीज़ें कौमी ज़रूरत थी वो सारी पूरी हो गई, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसी साल पाकिस्तान का इक्तिसादी राहदारी मनसूबा पर काम शुरू हुआ। इसी साल तवानाई बहरान के खात्मे के लिए कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन जावेद साहब अफसोस के साथ ऐसा लगता है कि वो तले अंधेरा वाली मिसाल यहाँ पे हो रही है कि आपने जिक्र किया फाटा का, बलूचिस्तान का, कराची का, लेकिन बार बार इन्हीं नकात पे जिस पे आपने अग्री किया है, आपने कहा कि पंजाब में मिलिटेंसी के खिलाफ को यानी एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, उस पर तो कोई काम हुआ ही नहीं है। जी, मैं वही अर्ज़ करूँगा। अब अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में अब तक 28,000 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया और उनमें से हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। उनमें से बहुत से ऐसे नोन लोग थे, दहशतगर्द थे, जो जिनको पकड़ा भी गया और जो पुलिस मुकाबले में मारे भी गए। अब उसके बाद अगर आप ये कहें कि पंजाब में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सूबा अगर उसकी इंतज़ामिया, उसका पुलिस का अदारा अगर बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकता है, तो मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है
कि हर हाल में रेंजर को बुलाया जाए या दूसरे इदारों को बुलाया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस या रेंजर किसी जगह बेहतर काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, वो कराची हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो। अगर किसी जगह इंतज़ामी अदारे काम बेहतर नहीं कर सके या नहीं कर सक रहे तो वहाँ की जो हुकूमत है सूबे की, उसको ये हक हासिल है और उस पर फ़र्ज़ भी है कि वो दूसरे अदारों को भी बुलाए ताकि क्या हक है और क्या फ़र्ज़ है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जावेद साहब, क्योंकि सारी कंफ्यूजन वहीं से निकलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि कप्तान कौन है। अभी तक विफाक और सिंध के जो मामलात हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, कोई टेंजिबल चीज़ भी आपने उनको नहीं दी है। एक नाश्ते पे मुलाकात तो हुई है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इससे बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी हैव अ फुल पैनल टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पीटीआई के रहनुमा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पैनल पे, एंड ऑफ कोर्स अख़ुनज़ादा चट्टान साहब जिन्होंने अभी अभी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सवाल वही है जी, कन्फ्यूजन इस दफ़ा ऐसा नहीं लगता साल ख़त्म हो गया, कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुई है। सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए चौधरी निसार साहब ने कहा कि 15 नकात पे तसल्ली बख्श काम हो रहा है, 5 नकात पे नहीं, और हम सब ये सोचने पे मजबूर हैं कि वो कौन से 5 नकात हैं। अख़ुनज़ादा साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो सबसे पहले ये सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कौन से नुक्ते पे सही काम नहीं हो रहा? देखिए जी, अगर काम हो रहा है, हमें जो काम नज़र आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है तो वो एक ही काम हो रहा है, जो काम है सिक्योरिटी फोर्सेस का। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि इनके दहशतगर्दों के मराकज़ पे जाना और उन्होंने जो ज़मीन पे कब्ज़ा किया है इनसे कब्ज़ा इसका छुड़वाना, इनके मराकज़ को ख़त्म करना, तो वो काम तो बहुत तसल्ली बख्श हो रही है। दूसरा काम जो होता है जो माइंड सेट को शिकस्त देना, दूसरा काम है जो इनके फंडिंग को रोकना, जो सिविल गवर्नमेंट के जो ज़िम्मे काम है वो सारे के काम ऐसे के वैसे पड़े और नेक्स्ट जनरेशन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। और खुसूसी तौर पे पंजाब में तो इस पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा है। अचानक से आपको लगा है कि तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा, जबकि कराची ऑपरेशन और ख़ास तौर पे रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का मामला आया। उससे पहले तो आप लोगों को ये नून लीग का एक्शन प्लान नहीं लग रहा था, तब तक ये नेशनल एक्शन प्लान ही था। अचानक से ये ओवरनाइट शिफ्ट कैसे आया आपके स्टांस में? जब से नेशनल एक्शन प्लान बना है इसके बाद से आप तमाम रिकॉर्ड निकाल दे, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी और मीडिया का भी। रोज़ हम जो मीडिया पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इस मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाना है तो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना है। इस नेशनल एक्शन प्लान में ये भी था कि पाटा में इस्लाहात होंगे, क्या अभी तक पाटा में इस्लाहात हुई? ये नेशनल एक्शन प्लान में ये भी था कि जो मदरसा है इसमें हम इस्लाहात करेंगे, क्या मदरसे में इस्लाहात हुई? इस्लाहात इसी तो नहीं कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट चला जाता है और वहाँ पे मुदर्रिस से पूछते हैं कि आपके मदरसे में कितने स्टूडेंट्स हैं और किसका ताल्लुक़ कहाँ से और कितने गैर मुल्की और कितने मुल्की है। ये नहीं है। इस्लाहात और तरह की चीज़ है कि यहाँ पे पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उसको तुलबा पे कितने खर्च हो रहे हैं, असातिज़ा पे कितने खर्च हो रहे हैं, जिसका मदरसा है उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, मदरसे में क्या क्या पढ़ा रही है, क्या इसमें ऐसा भी कोई मजमून पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 45,000 मदारस है, इसमें से जो इतने लोग निकल जाते हैं इसके लिए रोज़गार का भी फिर ज़रूरत है कि आप उसको ऐसी भी कोई चीज़ें पढ़ाते हैं कि यहाँ से ये निकले, और अगर उसको मदरसा नहीं खोलते तो इसके अलावा भी इसके हाथ में इस तरह का कोई रोजगार हो। केस स्टडी बन जाती हैं और उनको मॉडल के तौर पे लोग देखते हैं। यहाँ पे जावेद साहब दोबारा आपके पास आना चाहूँगी। आपने कहा कि बहुत सारे अच्छे काम पंजाब में हुए और ये जो गिरफ्तारियाँ आपने जिसका हवाला दिया यही चौधरी निसार साहब ने भी कही थी, लेकिन मिसाल के तौर पर मौलाना अब्दुल अजीज़ का मामला, उस पे हम सब मेरे ख्याल में अचंभे में रह गए जब उन्होंने कहा कि जी उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। हालांकि हमारी इतलात और मेरे ख्याल में मीडिया इसको कई दफ़ा कवर कर चुका है कि 26 दिसंबर 2014 को सीनियर सिविल जज जनाब साकिब जावेद साहब ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट दिया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सिटिंग मजिस्ट्रेट ने विदाउट एविडेंस उनकी गिरफ्तारी का वारंट दिया हो और उस वक्त की पुलिस और सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें खदशा था कि बहुत रिटेलिएशन होगी, रेजिस्टेंस होगी, तभी हमने इनको अरेस्ट नहीं किया।
1 साल गुजर गया है, आप सब मुत्तफिक हैं कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मौलाना अब्दुल अजीज़ को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? देखें, पहले तो जो आप ने सवाल चट्टान साहब से किया और वो जो जवाब दे रहे थे, मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में बड़ी अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद सिविलियन और अदारा और कौम एक पेज पर हुए नेशनल एक्शन प्लान की नज़र से कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की दहशतगर्दी, पाकिस्तान में कराची के अलग से एक दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा फाटा की और किस्म की दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में कुछ और किस्म की दहशतगर्दी, पंजाब में किसी चौथी शक्ल में। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस साल कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ कि जो लोग कहते थे, और हम उसमें हम भी लोग भी शामिल थे, कि मुज़ाकरात होना चाहिए, हम भी ये कहते थे कि बैठकर बात होनी चाहिए, अमन से बात होनी चाहिए, मगर आज पूरी की पूरी कौम, अदारे इस बात पर हैं कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए साहब कतई कलामी की माफी चाहूंगी। आप तमाम लोगों के एक पेज पे होने की बात करें तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा चलें, अगर मैं ये सवाल रीफ्रेज कर लूं, आपका फॉरेन ऑफिस और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी एक पेज पे नहीं है। एक कहता है दाइश का वजूद नहीं है पाकिस्तान में, दूसरे कहते हैं कि जो हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं उनके लिंकेजेस पाए जाते थे। चले स्ट्रेट सवाल कर लेती हूँ आपसे कि क्या पाकिस्तान में दाइश है या नहीं? सिद्रा मेरी बात, जो आप दो दफातर की बात कर रहे हैं, दो ऑफिस की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि दाइश का उस तरह का आज भी वजूद पाकिस्तान में नहीं है जो ख़तरे की अलामत बन जाए, मगर जो एक जरासीम हैं पाकिस्तान में उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर इनको यहाँ ये इसी तरह है जिस तरह डेंगू का वायरस हो कि अगर उसको आप जब वो अंडे देते हैं उसी वक्त ना पकड़ लें, उसी वक्त उनको तलफ ना कर दें, उसका ख़ात्मा ना कर दें, तो वो बड़े होकर या बीमारी बढ़ेगी उसकी। आज मैं यही कहूँगा कि आज जो जरासीम पाकिस्तान में उसके हैं, इसको ड्रेस करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह का शुक्र है अभी उस तरह का ख़तरा नहीं है जिस तरह की मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं। ये तो माना कि जरासीम और उसके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट तो मौजूद है, और ये मेरे ख्याल में तमाम लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं एजाज साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में दाइश का वजूद है या नहीं? और ख़ास तौर पे आप लोगों का स्टांस भी इनके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, बिलखुसूस दाइश नहीं, लेकिन पहले जो आपकी एक स्टेटमेंट रहा करती थी कि तालिबान को दफातर खोलने दें। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मिसअंडरस्टूड है ये फ़िक्रा कि तालिबान को दफातर खोलने दें। जब किसी से मुज़ाकरात की बात हो तो कहीं मेज़ तो रखा जाएगा ना। तो ये एक वो, जब आपको याद होगा कतर में दफ्तर खुल रहा था और तालिबान अमेरिका की आशीर्वाद, पूरी दुनिया के आशीर्वाद के बाद अफ़गान हुकूमत और तालिबान आपस में गुफ्त शुनीद कर रहे थे। ये उन दोनों एक फ़िक्रा चेयरमैन ने कहा था। आज भी अगर आप देखें तो काबुल के अंदर भी इन्हीं मुज़ाकरात की गुफ्त शुनीद जो है वो जारी रहती है, कभी तालिबान के साथ, कभी हक्कानी नेटवर्क के साथ। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बग़ैर किसी यानी वो हीलो हुज्जत के, मैं तो इस बात को तस्लीम करता हूँ कि 2014 में जब 16 तारीख़ को दिसंबर बच्चों के स्कूल का वाक़या हुआ है, तो वो लोग कि जो दो आरा रखते थे, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इस तकसीम से बिल्कुल हट कर उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि भी एनफ इज़ एनफ। अब ये तलाश करना कि किन से गुफ्तगू हो सकती है, ये तलाश करना कि इनमें से कुछ बेहतर हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक ऐसे नुक्ते पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। चुनाचे एजाज साहब, इसको अगर इस तरह देख लेते हैं, देखें आप बिल्कुल सही, आप क्रेडिट भी दे रहे हैं। की बात की, आप मेरा पूरे सवाल सुन लेना, जी बताइए, आपने जवाब अपना ले लिया। आपने दाइश के बारे में कहा, मेरी दानिस्त में ये दाइश या इस तरह की जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्लाम के नाम पे ऑपरेट कर रही हैं, इसकी वजूहात कुछ और हैं। इसके पीछे कितनी साजिशें हैं, इसके पीछे
अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे रॉ है, खाद है, मोसाद है। हम वही करेंगे ना, पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन पे चले जाते हैं। आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में देखिए ना, जरूरी तो नहीं है कि मैं आपके नुक्ता नजर से इत्तेफाक करूं। तो सर आपसे सवाल करिए, आप अपना नुक्ता नजर से उसका जवाब दीजिए। मुझे बताएं दाइश पाकिस्तान में है या नहीं? आपने मेरी बात ही मुकम्मल नहीं होने दी। मुझे क्या, मुझे हाउ कुड आई नो कि दाइश है कि नहीं है? सर आपका एक स्टांस तो होगा ना। देखिए एमक्यूएम इस हवाले से बात करती है, पॉलिटिकल वर्कर किस तरह जानता है कि दाइश है कि नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ही तरह के लोग हैं, उनके मकासद भी एक है, उनका हदफ भी एक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि वो ए नाम से हो, बी नाम से हो, सी नाम से हो, पाकिस्तान की तबाही है। अच्छा चलें, दाइश और तालिबान और उनके नामों पे बहस नहीं करते, लेकिन एजाज साहब मौलाना अब्दुल अजीज के नाम से तो आप वाकिफ हैं, उनको तो हम सब जानते हैं। आप समझते हैं मौलाना अब्दुल अजीज को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं? एजाज साहब मेरा सवाल है, मौलाना अब्दुल अजीज साहब को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं? हरकतुल इंसार है। मौलाना एजाज साहब मुझे ये बताइए, मौलाना अब्दुल अजीज, क्योंकि उनके नाम पे तो कोई मेरे ख्याल में मुखालता नहीं हो सकता, वो एक ही शख्सियत है, उनको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं? एक फर्द के नाम को फोकस कर रही है, मुझे ये समझ नहीं है। मैं तो कह चुका हूं इसके ऊपर कि वो फेडरल कैपिटल है और वहाँ के जितने सिक्योरिटी अदारे हैं, वहाँ पर जितनी इंतज़ामिया या निज़ाम है पूरा, उसको गिरफ्त करनी चाहिए, बिल्कुल सार्ट आउट करना चाहिए उस मसले को। अगर उन्होंने हेट स्पीच की है तो फिर उसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए। ये तो हो चुकी हुई है बात। लेकिन इसमें अगर और मगर क्यों है? देखिए मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट को एस्टैब्लिश यहाँ पे करना चाह रही थी। अभी भी हमारे जो रहनुमा हैं वो आगे पीछे बात को कर रहे हैं। जावेद साहब आप क्या कहेंगे? आपने नहीं सुनी, लेकिन आपका एक पार्टी का स्टांस तो होगा ना। आप लोगों ने लाल मस्जिद के हवाले से इतनी बात की है, जब परवेज मुशर्रफ का जमाना था तब भी होती थी। आज आप कह रहे हैं आप उससे वाकिफ ही नहीं है। जावेद साहब आप क्या कहेंगे? जावेद साहब आप क्या कहेंगे? ये इसको क्या हम पॉलिटिशियंस की कमजोरी समझे कि ना आप उनको ये क्लियरली ये कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए? एक तरफ आप लोग सारे के सारे एक मेज पे बैठते हैं और कहते हैं जी हाँ हेट स्पीच अगर कोई करेगा उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। एक शख्स खुलेआम हेट स्पीच कर रहा है, उसके लिए मजिस्ट्रेट ने 1 साल से अनबेलेबल अरेस्ट वारंट दिया हुआ है, और आप लोग कहते हैं कि हमें ना उसके बारे में पता है, ना उसने हेट स्पीच की है, तो हम उसको जानते नहीं है। क्या कहेंगे जावेद साहब आप? नहीं, ये तो वजारत दाखिला जो है वो बेहतर बता सकते हैं। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी जो भी शख्स हो, उसका जिस जमात से तल्लुक़ हो, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ही अपनाएंगे तो पाकिस्तान से इन मसाइल का आप ख़ात्मा कर सकेंगे। अगर आप किसी जगह पे भी आप ये समझेंगे कि इसको इग्नोर किया जाए, इसको नज़रअंदाज किया जाए, तो किसी तौर पर भी आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और जो नताइज चाहिए वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकेंगे। ये तो मैं बिल्कुल इस बारे में क्लियर हूँ कि वो इस्लामाबाद हो या किसी और पाकिस्तान का कोई कोना हो, पंजाब का कोई कोना क्यों ना हो। लेकिन मेरी ये गुजारिश ज़रूर है कि देखें, एक चीज़ को अगर पकड़ के आप बैठ जाएंगे और पाकिस्तान जिन मसाइलिस्तान से गुजर रहा है, अगर कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, कोई भी जमात का कारकुन, अगर एक सेकंड नहीं जावेद साहब, अगर आप कहते हैं एक ही चीज को पकड़ के अगर आप बात करती हैं तो फिर दूसरे की भी बात सुन लिया करें ना। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जो बात की मैंने वो सुन लिया। आप कहते हैं एक चीज को पकड़ के ना बैठें। एक सेकंड अगर जुमला मुकम्मल हो लेने दे तो मेरा ख्याल है वो आप जो सवाल करना चाह रही हैं वो जवाब मिल जाएगा उसका। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी सियासी जमात का कोई कारकुन हो या लीडर हो, पाकिस्तानी है। आपको जब आप मसाइल की बात करें तो वसाइल को सामने रख कर बात करें। जब आप मसाइल का जिक्र करें तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान किस कर्ब से गुजर रहा था। और अगर आप बात करेंगे एक इस्लामाबाद के किसी शख्स की, तो आपके ये जहन में होना चाहिए कि ऐसे अशखास जो हैं पाकिस्तान के किस किस कोने में आज से 2-2.5 साल पहले क्या क्या कुछ करते आए हैं। अगर उन चीज़ों को ड्रेस किया गया है, अगर उन चीज़ों को आज खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खुदा के लिए थोड़ा तहम्मुल से
जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन कमेंट्स का। मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी, लेकिन आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि आज एक बच्चे को अगर 104 बुखार हुआ तो कहा बेटा उस दिन तुमने आइसक्रीम खाई थी ना, तो ये इस वजह से हुआ था, 2 हफ्ते पहले की कहानी। मैं आप तीनों हजरात से जो सारे ये कहते हैं कि हम जी दिलेरी के साथ और हम सब एक पेज पे हैं, आप उस शख्स का नाम तक लेना नहीं चाहते। सारे के सारे वो शख्स, वो फलाना शख्स जो इस्लामाबाद में बैठा, ये कह रहे हैं ही हैज़ अनबेलेबल अरेस्ट वारंट। यही बात जब वसीम अख्तर साहब या रऊफ सिद्दीकी साहब की होती है, जो कि सियासी रहनुमा भी हैं, उनके खिलाफ भी अनबेलेबल वारंट है, उनका नाम लेने से कोई नहीं चूकता। उनकी दफ़ा कोई ये नहीं कहता कि पहले ज़रा इनके हवाले से आप विटनेसेस लेके आइए, शवाहिद लेके आइए। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा ट्राई करेंगे कि हम दिलेरी से इनका नाम लेके और इन चीज़ों पर बात भी कर सकते हैं या नहीं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी बैक। दाइश के वजूद पे बात की, मौलाना अब्दुल अजीज़ की गिरफ्तारी के हवाले से बात की। दोनों मामलात को थोड़ा थोड़ा कवर कर पाए हैं, लेकिन कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। दूसरे मामलात की तरफ आते हैं। अखुनज़ादा साहब, आप क्या कहेंगे? 2 साल तक हमने देखा कि काफ़ी हद तक आपकी और वफाक की, यानी सिंध हुकूमत की और वफाक की बड़ी अच्छी मुफाहमत थी, लेकिन अचानक से हम ये सुन रहे हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान नहीं, ये नून लीग का प्लान है। इसकी क्या वजह रही? ये सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है? देखिए जी, हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात है, हमारे अंदरूनी और बैरूनी जिस तरह के हालात है, हम झगड़ों के, हम मुखालफतों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क में हर चीज़ के इस्तेहकाम के लिए, अमन के इस्तेहकाम के लिए, इकॉनमी इस्तेहकाम के लिए, हर चीज़ के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। हमने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी के साथ लड़ाइयाँ नहीं की है। हम तो वो लोग हैं कि बीबी के शहादत पे भी हमने पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया था। लेकिन एक चीज़ इस तरह का है कि हमारे मुल्क की जो बर्बादी है, इसकी वजह वही एक वजह है और कोई वजह नहीं। हमसे बाद में जो ममालिक आज़ाद हुई वो तरक्की करके आगे चले गए, वो हमसे आगे निकले, हम पीछे आ रहे हैं। और वो चीज़ है अपना आईन, अपना दस्तूर, अपना कानून। जिन कौमों ने, जिन नेशन ने आईन को उठा के और उसको फेंका है कि ये क्या है, ये तो कागज़ का एक टुकड़ा है, तो इसका जो हशर नशर हुआ है, इसके मुल्क का जो हशर नशर हुआ है, हमारा उसूली मौक़िफ़ है। हम कह रहे हैं कि इसको आईन और दस्तूर में तमाम इदारों के इख्तियारात का तयन है। ठीक है, आप समझते हैं कि आईन की पासदारी के लिए ज़रूरी है कि सब आईन के मुताबिक काम करें? इस्तेमाल करें। जी सिद्रा, मैंने नहीं सुना, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आइन का ये जो नुक्ता है, लेकिन अगर इसके हवाले से हम पेशरफ देखें, मुलाकात जो हुई है नाश्ते पे सीएम साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें कुछ टेंजिबल तो आपके हाथ में नहीं आया, तो अभी ये हम आहंगी पैदा कैसे होगी? यानी किस तरह आप लोग एक पेज पे आएंगे? एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड? आज आप खामोश हो जाएंगे, 60 दिन के बाद फिर ये मसला उठेगा, या किस तरह इसको हल करने का सोच रहे हैं? हम खामोश नहीं हो रहे हैं। हम सियासी लोग हैं। हम मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालते हैं और मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम एक बार बैठ गई, अगर इससे मसाइल हल नहीं हुए, हम इसके साथ दोबारा बैठेंगे, फिर बैठेंगे, लेकिन हम उसको मिन्नत करेंगे कि खुदारा पाकिस्तान एक वफाक का नाम है, पाकिस्तान जो है ये 4 सूबों का नाम है, ये कश्मीर का नाम है, ये पाटा का नाम है। खुदारा जो एहसासी महरूमी के शिकार कौम है, इसके एहसासी महरूमी को ज़्यादा नहीं बढ़ाओ। 18वीं तरमीम में जिन सूबों को जो हुकूक मिले 147 के तहत उनको वो हक मिलना चाहिए। आईन और दस्तूर में जिसका जो हक है वो अपना काम करे, करप्शन के खिलाफ भी काम करे। जो करप्शन के खिलाफ हमने इदारे बनाए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ भी काम हो, वो इदारे काम करे। जो दहशतगर्दी के खिलाफ बने, पुलिस को पुलिस का काम करने दिए, आदिया को आदिया का काम करने दिए। से अगर यही सवाल मैं एजाज साहब आपके पास लेके जाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, उनका एक आईनी मौक़िफ़ है, आप क्या समझते हैं? विफाकी हुकूमत इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान पे भरपूर तरीके से काम कर रही है और आप इसको मुतमईन यानी तसल्ली बख्श पाते हैं? जी, मैं जो पूरी कौम समझ रही है ना जी, आम आदमी वही मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल सहमत थी जो ऑपरेशन जारी था। पहली मरतबा जब जनाब जरदारी साहब ने यह फरमाया कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हमेशा के लिए और आप 3 साल के लिए आए हैं,
तो उन दिनों में कोई पहली जहमत पहुंची थी। चौधरी डॉक्टर आसिम हुसैन रेंजर्स के साथ थे तो उस वक्त भी कोई नहीं था। मसला कहाँ से ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आया जब वो सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी कंट्रोल के ऑफिस गए हैं या फिर आसिम की करप्शन का मामला सामने आया है। उस वक्त तक ऑपरेशन से इन्हें कोई जहमत नहीं हुई थी। मसला वहाँ से बिगड़ गया जब जो दहशतगर्दी की वो ज़ख्मी थे जो उनके हॉस्पिटल में इलाज जिनका हो रहा था वो 330 लोगों का, उनका मसला सामने आया। जब मनी लॉन्ड्रिंग का मसला आया और टेरर फाइनेंसिंग का मसला आया, उससे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा ज़हमत हुई है। असल में जहाँ तक रेंजर्स के आप इख्तियारात की बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जी उनके आपने यानी 1997 में जो आप अग्री किससे करते हैं? आप पीएमएलएन के मौक़िफ़ से अग्री करते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से अग्री करते हैं? यानी रेंजर्स की इख्तियारात की तौसीक़ किस तरह? आपका ख्याल है कि कोई दरमियान में तीसरा मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया जा सकता? सर वो क्या होगा, वो तीसरा मौक़िफ़ क्या होगा? मेरा अपना मौक़िफ़ है। सर वो बताइए ना, वो क्या होगा? वो आपका मौक़िफ़ है या पार्टी ओवरऑल ऑपरेशन की हामी है जी। और रेंजर्स के जो 4 काम हैं उनको भी वो करने देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर आसिम के ऊपर जो करप्शन का इशू है वो ना लिया जाए और वो पाकिस्तान में दीगर जो अदारे हैं वो उस काम को पकड़ें। पाकिस्तान में दीगर कोई ऐसा अदारा है ही नहीं जो आज़ादाना तौर पे ऑल पावरफुल हो और पाकिस्तान में होने वाली करप्शन के ऊपर अखुंज़ादा साहब इसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? मैं मेरे पास आखिरी मिनट है शो का, तो अखुंज़ादा साहब आपका रिस्पांस क्या होगा? हमें डॉक्टर आसिम पे कोई एतराज़ नहीं है, हमें सिर्फ एतराज़ ये है कि जो इदारे हैं वो काम करें। हम बिल्कुल ऑपरेशन की हिमायत में थे। ये लोग तो ऑपरेशनों को कह रहे थे कि ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, ये दहशतगर्द तो इनके नाराज भाई थी, ये तो उनके लिए दफ्तर भी देने को भी तैयार थे। इलेक्शन में हमको घरों पे बिठाया था और ये लोग इस वजह से इलेक्शन जीत गए। अगर दहशतगर्दी खत्म हो जाती है इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस इदारे का जो काम है वो काम उसको करना चाहिए और क्रॉस पे वोट करना चाहिए, पंजाब में भी करना चाहिए, KPK में भी करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुदा, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इजाज साहब। आज का प्रोग्राम भी आपके सामने ही है कि साल का आखिरी दिन और उसी तरह की कंक्लूजन हमारे कायम है, क्योंकि या तो हम जो मामलात हैं जब तक एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं सियासी तौर पे तो कहते हैं तुम अपने पल्ले देखो क्या कुछ पड़ा हुआ है और एक दूसरे पे ही उंगली उठाते रहते हैं, और जो ऐसे मामलात हों जिस तरह के दाइश का मामला है या मौलाना अब्दुल अजीज़ का मामला है, उससे भी हमारे सियासी रहनुमा एक तरह से आंख में छोली खेलते हुए नजर आते हैं। अब ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, उम्मीद तो यही है कि साल 2016 पाकिस्तान के लिए और नेशनल एक्शन प्लान के लिए एक कॉन्क्रीट ईयर बन के सामने आए। आपसे अगले साल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।